हमारे साथ हैं संजय कुमार, पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश, और नरेश पंत, भूवैज्ञानिक। नरेश जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कुछ अंदाजा लग पा रहा है कितनी तबाही लेकर ये सैलाब आया है इस इलाके में? देखिए, जो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जो डिजास्टर होता है वो नेचुरल इवेंट डिजास्टर तब बनता है जब नेचुरल इवेंट किसी हैबिटेड एरिया में आती है। अदरवाइज नेचुरल इवेंट्स होती रहती है, क्लाउड बर्स्ट होते रहते हैं। इंडिया के 80% पॉपुलेशन, ग्रॉस तरीके से कह रहा हूँ, इंडिया की 80% पॉपुलेशन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर के खतरे में है। उसका कारण क्या है कि देश 2.4% लैंड एरिया पूरी जो धरती का है उसमें 17% पॉपुलेशन, तो यानी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरह से कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर और इसके अलावा हमारी जो जियोग्राफी है, यानी कि ऊंचाई नीचाई इस तरीके से है कि अगर पानी कहीं पे एक साथ ज़्यादा आता है तो उसका वेग इतना ज़्यादा हो जाता है। 1 मिलीमीटर बारिश अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में होती है तो 1000 मीट्रिक टन के करीब पानी होता है। तो समझ लीजिए 20 mm बारिश हुई तो 20,000 मीट्रिक टन पानी हो जाएगा। और पहाड़ में अगर स्लोप ज़्यादा है तो वो उतनी तेज़ी से आएगा। और अगर उस स्लोप के साथ सेडिमेंट्स और पत्थर वगैरह ज़्यादा हैं जो काफ़ी कुछ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बढ़ जाते हैं, पेड़ कट रहे हैं, तो वो जो पानी आ रहा है वो पानी और खतरनाक हो जाता है। जो बिल्डिंग्स रिलेटिवली सेफ है वो भी टूट सकती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, तो इससे हम जो ये इवेंट्स होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, इसका हम रेस्क्यू बहुत अच्छा करते हैं, उसके लिए मेहनत बहुत करते हैं जी, मगर हम उससे सीखते कम है थोड़ा सा। यानी कि उसको आगे कैसे अवॉइड करें, इस ज्ञान को हम आगे कैसे यूज करें, उस बारे में वो हमारी कमजोरी है। यानी कि थोड़ी शैलो लेवल की रेस्क्यू और ये सब चीजें जो कि बहुत मेहनत और बड़ी चीजें हैं, उसमें बिल्कुल सबक लेना चाहिए। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हम जब छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति से तो यही होगा। संजय कुमार जी, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। एक तस्वीर उस खुशकिस्मत इंसान की है जो गाद में फंसा हुआ है, नी डीप है वो, लेकिन किसी तरह से क्रॉल करता हुआ वो आगे बढ़ा है। इस वक्त जैसा कि राज्य सरकार कह रही है कि इस वक्त प्राथमिकता रेस्क्यू है, बचाव का अभियान है, लेकिन आप इस तरह के इलाके को अच्छी तरह समझते भी हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम्स के लिए इस वक्त क्या होगी इस तरह की आपदा के बाद? निश्चित रूप से सबकी प्राथमिकता जान बचाना है लोगों का, इसके लिए भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। लेकिन इस कठिन टेरेन में और खास करके जो तबाही होती है वो और जो जल प्रवाह होता है उसके कारण जो नुकसान है उस एरिया को देखते हुए और जो कंडीशंस हैं, अगर वहाँ पर बारिश नहीं भी हो रही है तो रास्ते टूटे हैं, फोर्सेस का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। फिर वहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि अब शाम होने वाली है तो थोड़ी देर में अंधेरा जल्दी होता है क्लाउडी कंडीशंस में। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना और ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी लॉन्च करना, ताकि जो गोल्डन आवर है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर्च कर सके, वो एक प्राथमिकता होती है सभी रेस्क्यू फोर्सेस की। पर संजय जी, ये बताइए कि इतना भारी सैलाब आया है, ताश के पत्तों की तरह सारी बिल्डिंग धराशायी हो गई, जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स थे वो बहते चले गए इस पानी में। ऐसे में मलबे में बहुत कुछ दबे हो सकते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन तक लोग पहुंचे। मशीनों को भी इस इलाके में पहुंचने में वक्त लगेगा। निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि वहां पर रास्ते भी टूटे होते हैं और जो ये तबाही हुई है इसके बीच से लोगों के घरों तक पहुंचना मशीनरी को, ये भी एक चैलेंज होता है, वो लोगों को निकालना। तो इस स्थिति में जबकि इतने तेजी से पानी आता है, एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड बारिश होती है और जो बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो उखड़ करके साथ में इतनी तेजी से वहां पर बहाव होता है कि उनका द्वारा किया गया नुकसान बहुत भारी होता है। बड़े से बड़े घर भी वहां पर डैमेज हो जाते हैं। प्लेस में जब फ्लड आता है तो हो सकता है कि गाद निकालने से अब काम चल जाए, लेकिन यहाँ पर ये भी चेक करना होता है कि जो इतना बड़ा पत्थर ने हिट किया उसको, बिल्डिंग को, इतने पेड़ से टकराया,
तो उसके कारण जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है कि नहीं, और जब नुकसान पहुंचा है तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग दबे हों। तो इस तरह के जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जो ये कोलैप्स स्ट्रक्चर है इसके बीच लाइफ का सर्च करना एक चैलेंज होता है। चैलेंज है आप कह रहे हैं, और मशीनों को तुरंत पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारा मलबा है जिसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं। अब इंतजार कर रहे होंगे कि उनको बाहर तुरंत निकाला जाए, तो एक चुनौती है, क्योंकि सड़कें भी टूट चुकी होंगी। नरेश जी, इस इलाके में ये भयानक सैलाब आया है और एक बार फिर केदारनाथ की याद आ रही है, लेकिन जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं आप उनको बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को नरेश जी आप अगर समझा सकें, बादल फटना क्या होता है और क्यों वो इतनी तबाही लेकर आता है। देखिए, बादल जहाँ पे तबाही होती है ज़्यादातर समय वो उससे दूर होता है। बादल फटने का मतलब ये है कि छोटे समय में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश हो गई। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे रहा था, यदि 20 मिलीमीटर बारिश है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, तो वो 20,000 मीट्रिक टन हो गया। तो सोचिए, थोड़ा बड़ा एरिया है और तेज बारिश हुई है किसी भी जगह पे ऊंचाई पे, तो वो बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। वो पानी अपनी जगह भी बनाएगा, एक तो जो हायर स्लोप्स हैं उनसे गुजरेगा, और जो लूज मटेरियल है स्पेशली वो उसको लेता हुआ जाएगा। 6 अगस्त 2010 का लद्दाख के जो फ्लड्स आए थे इसी तरीके से क्लाउड बर्स्ट से, उसमें 8-10 मीटर के बोल्डर्स घरों में घुस गए थे। और यही सिचुएशन यहाँ पे भी होगी। तो हमारा जो अप्रोच रेस्क्यू के लिए तो बिल्कुल सही है। हाँ। हम बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत तत्पर हैं, मगर जो सेकेंडरी अप्रोच है कि एक तो ये चीज़ कम हो, यानी कि जो जनरेशन ऑफ लूज सेडिमेंट्स कम हो या कंसोलिडेट हो, और दूसरा रिहाइश उस जगह पे हो जहाँ पर इसकी संभावना कम हो कि अगर इस तरह की इवेंट होती है तो वो कम है। तो वो बाद वाली पार्ट हम नहीं करते। हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स इज वेरी गुड जी, मगर लेकिन सबक आप कह रहे हैं, और हमको ज्यादा दूर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का वो जो बाढ़ की स्थिति है वो हमको अभी तक याद है, उसकी भयानक तस्वीरें याद हैं, लेकिन सबक इस तरह के इलाकों में क्या होना चाहिए, रिहाइश किस तरह से होनी चाहिए, किन किन इलाकों में नहीं अलाउड होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तरकाशी इलाके को नरेश जी आप अच्छी तरह समझते हैं, जहां ये बादल फटा है, जहां ये सैलाब आया, वहां पर हम बहुत सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। क्या वो होटल्स थी, क्या वो टूरिस्ट स्पॉट था कि बहुत सारे होटल्स वहां पर अचानक धीरे धीरे आते गए, पनपते गए? ये असल में करीब गंगोत्री पहुंचने से, गंगोत्री से 18-19 किलोमीटर पहले है मेरे ख्याल से लगभग। तो ये एक मेन जगह है जो टूरिस्ट स्पॉट, मतलब जहाँ पे होटल्स वगैरह हैं। आपने देखे बहुत अच्छे, इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन गांव की शायद 500-600 ही है जी, मगर जो टूरिस्ट पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंट है, या टूरिस्ट स्पॉट एक है। तो नरेश जी, इस मौसम में भी टूरिस्ट वहाँ होते हैं? अगर आज बादल फटा है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि टूरिस्ट भी फंसे होंगे इसमें? हर मौसम में टूरिस्ट होते हैं। आज ये आप उत्तराखंड में कहीं भी देख सकते हैं, नैनीताल, किसी भी बड़े शहर में, सब जगह पे हर मौसम में काफी टूरिस्ट होते हैं जी। सो वो वाली बात पुरानी बात नहीं है कि किसी मौसम में नहीं होते हैं। तो कुछ टूरिस्ट होंगे जरूर, मेरा ऐसा मानना है। अभी जी देखिए, अब नरेश जी अब हम आपके पास लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक देहरादून की तस्वीर है, एक उत्तरकाशी की तस्वीर है, और क्या अलर्ट किया जा रहा है सुन लेते हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण अपील की जा रही है गंगा घाटों से दूरी बना के रखें। इसके बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। देखिए, आप लोग गंगा के किनारे घाटों पे ना जाएं, तत्काल घाट खाली कर दीजिए। ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। आप लोग घाटों के किनारे ना जाएं। आपको बार बार बताया जा रहा है, ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। आप लोग घाटों के किनारे ना जाए, घाट खाली कर दीजिए। आप लोग
कृपया करके घाट खाली कर दीजिए, घाटों से ऊपर चल जाइए। पुनः ध्यान दें, आपको अवगत कराया जा रहा है कि ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि जल स्तर बढ़ जाएगा। आप लोग तत्काल घाट खाली कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कैसे पुलिस अलर्ट कर रही है। ऋषिकेश बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पर जल स्तर बढ़ चुका होगा, इसलिए हरिद्वार के घाटों को अब खाली कराया जा रहा है ताकि वहां पर एहतियातन सभी कदम उठाए जाएं। जल स्तर गंगा का बढ़ चुका है। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा के पास, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस इलाके को अच्छी तरह से समझते भी हैं। सुशील जी, अगर आप इसकी तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, एक हादसे से ठीक पहले की और एक हादसे के ठीक बाद की, तो आपको इसकी विभीषिका समझ में आएगी। ऊपर ये तस्वीर है जिस वक्त इस खीर गंगा में सैलाब आया। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा आबादी है। ये जितने भी आप देख रहे हैं घर वगैरह यहाँ पर, ये सारे के सारे होटल रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। आप देखेंगे इनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो नीचे वाली तस्वीर में गायब हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके पास वो सारे के सारी आबादी है, वो सारे के सारे मकान है, वो यहाँ गायब हो गए। इसका मतलब है कि ये जैसे ही सैलाब आया उसने ये पूरे के पूरे जो है एक तरह से कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिए। दूसरी चीज़ इसमें देखनी जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि नदी के किनारे एम्बैंकमेंट यहाँ बने हुए थे। केदारनाथ त्रासदी के बाद क्या हुआ कि सुशील, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त धराली गांव के एक स्थानीय हैं जय भगवान जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय भगवान जी, सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हैं और आपका परिवार और आपके जानने वाले कैसे हैं और आप इस वक्त हैं कहाँ? चलो मैडम, हम तो ठीक है, मैं धराली से बोल रहा हूँ जी। और यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी, हमें तो मालूम नहीं हुआ था कि ऐसी आपदा आएगी। और एक्चुअली जो सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी और हेलो जी जी बोलिए। बारिश हो रही थी, वो ये जो सैलाब आया था ये अचानक आ गया और इससे बहुत बड़ी घटना हुई है और किसी को पता नहीं लगा। 3 मिनट का टाइम मिला। जब हमारे सामने पे मुगवा गांव है, उन्होंने जब सीटी बजाने आवाज आनी चिल्लाई तो लोग भागे और वो उसमें भाग नहीं पाए। कम से कम 10-15 लोग मिस हो गए इसमें। जी, तो आपके जानने वालों में से कोई है जो अभी आपको नहीं मिल पाया है? मेरा सगा मेरे छोटे भाई का लड़का है जी। वो भी वही होटल में बैठे हुए थे और सबकी पहचान हो पाई, उसकी पहचान नहीं हो पाई। तो रेस्क्यू और जो बचाव का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। आप देख सकते हैं क्या राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची हुई हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं? एक्चुअली मैं 5 किलोमीटर पीछे आ रखा हूँ। वहाँ हमारे गांव में वो टावर नहीं, वो कट कर दिया गया है जी। अभी रिस्क्यू टीम कुछ शासन प्रशासन से कुछ नहीं पहुंची हुई, कह रहे हैं कि पहुंचने वाली है। जी, तो सारी सड़कें क्या कटी हुई हैं, टूट गई हैं सड़कें गांव तक पहुंचने के लिए? मैडम कटी हुई क्या, ये इतना भयंकर सैलाब है। इसके हम जैसे केदारनाथ वाली वो सैलाब था इसी टाइप का। और हमारे जो उस गांव वाले हैं जहाँ जो होटल तो गए, हमारा जो पुराना गांव है वो भी गया। उस गांव के जो आदमी थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ये आप ये लगा लो 15-20 मीटर के इधर उधर नाले के इधर उधर किसी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के पास न भोजन है, न रात को रहने के लिए वो है और न कोई प्रशासन है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो आप कह रहे हैं जय भगवान जी, जो सैलाब में फंसे हुए हैं उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी क्या है? आप कोशिश करें लगातार उनको फोन करने की। जी वो कनेक्टिविटी तो बंद हो गई। तो टावर सारे गिर भी गए होंगे, इसीलिए कनेक्टिविटी भी बंद हो गई होगी। ये बताइए कि जो एक्चुअली लाइट बंद कर दी गई है, इसीलिए ये टावर भी बंद हो चुके हैं। ये बताइए कि जो तस्वीरें बता रही हैं कि जैसे सैलाब ऊपर से नीचे बहता चला आया तो जो घर थे, जो होटल थे, वो ताश की पत्तों की तरह सब टूटते चले गए। तो ये तबाही आप देखा आपने अपनी आंखों से या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने आपको बताया हो? क्या क्या वो देख पाए और अचानक जो आप कह रहे हैं 3 मिनट में सब कुछ हो गया? नहीं मैडम, मैंने खुद देखा। ये तो ऐसे आगे सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद मेरा हुआ। मेरा 40 कमरों का वो होटल है
और मेरा घर भी है उसी पे, वो ताश के पत्तों की तरह गया। और एक्चुअली हमारे यहाँ आज मेला था, वो हम लोग मंदिर में थे ऊपर, उससे पहले उसमें जी। तो हम तो उसलिए बच गए, नहीं तो हम भी वो सैलाब में दब चुके होते थे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप वहाँ उस इलाके में एक होटल चलाते हैं, टूरिस्ट भी ज्यादा तादाद में होते हैं मॉनसून सीजन में वहां पर? नहीं होते थे, आज इसमें कम है ऐसा मुझे ये लग रहा है कि उसमें जो अब ये हम ही नहीं पुष्टि कर पा रहे, जो हम यहाँ के निवासी हैं कौन कौन, हमें तो खाली लोकल का हमें 5-10 के लोग तो हमारे मिस हो चुके हैं। जी। आप कह रहे हैं कि आपका पूरा होटल तबाह हो चुका है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको आप जानते हैं, जो आपके परिवार के हैं, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको खोज रहे होंगे, अपनों को खोज रहे होंगे और अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचे और मदद करे आप लोगों को। जी 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 यही चाह रहे थे हम। जी 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 अब ये नहीं लग पा रहा कि बाहर के लोग क्या थे क्या नहीं कर पा रहे हैं। अभी बताइए इस इलाके में मौसम कैसा है जय भगवान जी? अभी तो बारिश ही हो रही थी। तो बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं, अगर आप खोजने भी जाएंगे लोगों को तभी मुश्किल और होगी। नहीं हो पाएगी उसको, अभी तो नहीं हो पाएगी। अब तो मेरा होने वाला है, इसमें काफी वो टाइम लगेगा, शासन प्रशासन को पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। जी जी, आप अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जल्द आपके अपने मिल जाएंगे और रेस्क्यू टीम्स अपने रास्ते पर हैं और जल्द ही मशीनें भी वहां पर पहुंचेंगी। हमसे बात करने के लिए जय भगवान जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ी चुनौती इस इलाके में बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो जिम्मा है वो आर्मी को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को मिला हुआ है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने डीआईजी एनडीआरएफ मोहसिन शाहिदी से बात की है। उत्तराखंड के धराली में भूस्खलन आया हुआ है, बहुत भयंकर तबाही हुई है। बात करने के लिए एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशन मोहसिन शाहिदी की जो तस्वीरें, जो विजुअल आ रही है वो तो काफी ज्यादा भयावह लग रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, बहुत ही भयानक ये एक इंसिडेंट हुआ है और इसमें करीब 2 बजे ये इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद एनडीआरएफ की हमने 3 टीमों को रवाना किया है, एक मनेरा से जो उत्तरकाशी में ही है, उसके बाद बटकोट से और देहरादून से। टीमें अभी एन रूट हैं और जल्दी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा 2 टीमें हमारी एयरलिफ्ट के लिए भी देहरादून में तैयार हैं। अभी वहाँ क्या शुरुआती क्या जानकारी लग पड़ी, कितना नुकसान हुआ है वहां पर अगर बात करें? क्योंकि वहाँ जो मड जो दिख रहा है, एक जो मिट्टी के जो सैलाब जिसको कह सकते हैं, वो तो कई फुट जमा हुआ और बहुत ज्यादा भयंकर। जी देखिए, ये तो एक बड़े क्षेत्र में तबाही है और अभी सूचना अवेटेड है एसडीएमएस से, जो लोकल प्रशासन है उनके पास से अभी पूरी सूचना आई नहीं है हमारे पास। ऐसा बताया जा रहा है कि 40 से 50 जो घर हैं वो तबाह हुए हैं और कई लोग मिसिंग हैं। तो ये एक चैलेंज होगा हमारे लिए, एक चैलेंजिंग ऑपरेशन रहेगा। 4-5 लोगों के मरने की खबर है, 40 से 50 लोग मिसिंग, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो रेडियो से और जो टीवी से ये हम अभी देख रहे हैं, कंफर्म्ड अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। तो क्या वहाँ चुनौती होगी ऐसे हालात में से निपटने के लिए, और कैसे राहत और बचाव अभियान आप लोग जो है वहाँ शुरू करेंगे? जी, लैंडस्लाइड में देखिए बड़ा क्षेत्र होता है और वहाँ पर जो है एक रिस्क होता है, रेनफॉल भी हो रहा है, वहाँ पर बारिश भी हो रही है, तो उसमें सेकेंडरी एक इंसिडेंट्स का भी खतरा रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए एक रेस्क्यूअर्स को अलर्ट रहना पड़ता है और जल्द से जल्द जो लोग बाधित हैं, जो जिनका नुकसान हुआ है, तो वो भी इच्छुक रहते हैं कि जल्द से जल्द जो है जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजा जाए। तो काफ़ी एक प्रेशर रहता है कि जल्द से जल्द काम करें और एक समन्वय के साथ हम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको अच्छी तरह से अंजाम दिया जाएगा। एक चुनौती भी होता है कि चूंकि मलबा जो है उसके नीचे कोई आदमी दबा हुआ है, सुरक्षित है या उसकी डेथ हो गई है, उसे निकालना फिर उसके इलाज कराना, सब कुछ एक अपने आप में बहुत टफ काम होता है। इसमें आप लोग खासतौर से स्पेशलाइज होते हैं। जी बिल्कुल, ये इसका काफ़ी अनुभव है क्योंकि लैंडस्लाइड्स इंसिडेंट्स जो मैंने पहले बताया कि केरल में, उत्तराखंड में भी पहले अभी हाल में ही चारधाम यात्रा में कई जगह पर लैंडस्लाइड्स हुए जहाँ पर से लोगों को एवैक्यूएशन किया गया। तो इसका एक्सपीरियंस है ट्रुप्स को और इसमें रोप रेस्क्यू और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं जो सर्च के लिए यूज़ किए जाते हैं, कैडेवर डॉग्स अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से भेजा गया, रवाना किया गया है। तो इन सब का उपयोग करते हुए पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो विक्टिम्स हैं उनकी खोज की जाए। तो वहाँ जो मलबा जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि चुनौती ज़्यादा है सर, और ये लंबा ऑपरेशन खींचेगा सर?
जी, ऐसा लगता है कि कुछ वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि फैलाव इसका ज़्यादा है और ज़्यादा लोग बाधित दिख रहे हैं। और कब तक आपके लोग पूरी तरह से वहाँ युद्ध स्तर पर काम में लग जाएंगे सर? ये जैसे ही टीम अभी पहुंचेगी हमारी तो ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, 24 घंटे ये ऑपरेशन चलना है। लेकिन रात हो जाएगा सर, उस पोजीशन में आप लोग की टीम इतनी इक्विप्ड है कि रात को ऑपरेशन कर सके? जी बिल्कुल, हमारे पास एरिया लाइटिंग सिस्टम होता है, स्थानीय प्रशासन भी मुहैया कराती है, तो रात और दिन में कोई खास अंतर नहीं होता है। शुरुआती आप लोग को क्या सूचना मिली, क्या जानकारी मिली है सर कुछ? शुरुआती इन्फॉर्मेशन जो मिली वो मीडिया के हवाले से मिली हमें, और जो फोटोज़ विजुअल्स जो आए हैं उससे एक एप्रिसिएशन किया गया कि ये इंसिडेंट जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसको किस तरह से ये करना है। तो उसके बाद एसडीएमएस के साथ एमएचए के साथ समन्वय करते हुए इसकी जो है टीमों की तैनाती की गई है, और एमएचए में भी गृह मंत्री इसको लगातार जो है इस पर नज़र रखे हुए हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है। कितने लोगों की टीम भेजा गया आप लोगों को सर? हमारी अभी 3 टीम वहाँ पर मौजूद रवाना हो गई है और 2 टीमें अभी वेट कर रही हैं एयरपोर्ट पर एयरलिफ्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एनडीआरएफ की जो 5 टीम जो है उम्मीद की जानी चाहिए कि आज पहुंच जाएगी वहां पर धराली में युद्ध स्तर पर बचाव राहत अभियान करने के लिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और संजय कुमार जी और नरेश पंत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, आपने सुना एनडीआरएफ के अधिकारी को कि इस पूरे सैलाब की चपेट में एक बड़ा फैलाव रिहायशी इलाका आया है। एक आम दिन में यानी कि आज के दिन में अगर अंदाजा आप लगाएं इस इलाके को, आप जानते हैं कितने लोग अंदाजन फंसे हो सकते हैं सैलाब में इस मलबे के नीचे? कहना बहुत आसान तो नहीं है। जैसे मैंने कहा करीब 600 लोगों की आबादी का गांव है ये, करीब 580 83 600 लोग। और इसके अलावा जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत अच्छे रिजॉर्ट टाइप के बने हुए हैं जो कि धराशायी होते देखे हमने। तो ये कुछ 100 लोग प्रभावित, जो नाला आया उसके 20-25 मीटर दोनों तरफ का एरिया ऐसे नज़र आ रहा है इन पिक्चर्स में, जिसने उन सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। तो बहुत ही रफ तरीके से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो कम से कम 100-200 लोग तो मुझे लगता है प्रभावित हो रहे हैं। और ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग टूरिस्ट रिजॉर्ट्स वगैरह में थे। और ये पर आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या हो सकती है इस इलाके में जो विक्टिम्स हैं इसकी चपेट में आए होंगे। संजय कुमार जी, हमने एनडीआरएफ के अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि रात और दिन कोई मायने नहीं रखते, रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी रहेगा। लेकिन चुनौती है इस वक्त, हमने एक स्थानीय से बात की, उन्होंने कहा कि बारिश इस वक्त लगातार वहाँ हो रही है, रोड बह चुके हैं, वहाँ पहुँचना मुश्किल है, बड़ी बड़ी मशीनों को वहाँ पर पहुँचाने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा, फिर रात हो चुकी होगी, अभी तो सनसेट का वक्त है तो अंधेरा तो वहाँ हो चुका होगा। तो चुनौतियाँ होंगी, लेकिन इक्विप्ड होती है हमारी रेस्क्यू टीम्स इन सभी चुनौतियों को हैंडल करने के लिए। संजय जी, आपसे सवाल है। संजय जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ये सवाल आपसे था कि रेस्क्यू टीम्स के लिए इस वक्त क्या चुनौती होगी? बारिश लगातार इस इलाके में हो रही है, रास्ते बह चुके हैं, मशीन्स को पहुंचना है, ऐसे में क्या लग रहा है? नरेश जी, हम कोशिश करेंगे संजय जी से इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन रास्ते बह चुके हैं, मलबा वहां पर फैला हुआ है, कंक्रीट का मलबा है जिसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं 6 अलग अलग तस्वीरें इस बड़े सैलाब की, इस प्राकृतिक आपदा की, जो उत्तरकाशी में आज अचानक 3 मिनट में सब कुछ इस इलाके में बिखर कर रह गया। और ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं, आज ये तस्वीरें हम देख सकते हैं आज दोपहर की हैं, जब सैलाब आया कैसे मलबे के नीचे सब कुछ दब गया। कितने बड़े-बड़े बोल्डर है हो, 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर है हो, 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे।
नरेश जी, हमने सुना वहां स्थानियों को जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि 10 क्विंटल क्या है, तो चट्टाने हजारा क्विंटल की लग रही हैं। तो जब बादल फटता है, जैसा कि आपने बताया कि बादल फटता है, एक जगह में बहुत ज्यादा पानी जमा होता है और वो जब ऊपरी इलाके से नीचे जाने लगता है तो अपने साथ वो सारी चट्टानों को, पेड़ को, पर्वतों को नीचे साथ लेता बहता चला जाता है। और ये उसी का नज़ारा है जो हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हम हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कितनी तेज स्पीड से, वेग से ये पूरा जो सैलाब है वो आगे बढ़ रहा है नीचे की तरफ। इसमें देखिए दो खतरे होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे ग्रेविटी से पानी नीचे आता है और अपने साथ पत्थर भी लेके आता है, तो उसके मोमेंटम बढ़ जाता है, उसकी नुकसान करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद जब ये जैसे मैंने सुना था किसी और चैनल पे कि हर्सिल में टेम्परेरी लेक बन गई है जी। तो किसी जगह पर ऐसा होता है जब ये वेलोसिटी ड्रॉप होती है और पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक लेक जैसी बन जाती है, जो कि नीचे, उससे नीचे के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए खतरा होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है हर्सिल में, जैसे अभी हमने देखा हरिद्वार ऋषिकेश में, आपके चैनल दिखा रहा था कि वो अनाउंस कर रहे थे कि नीचे पीछे बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। हाँ। तो पानी का स्तर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये, वो तो रेगुलेटेड है, उसमें हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। इसमें ये अनरेगुलेटेड है क्योंकि ये हमें पता नहीं। तो उस लेक को इवेल्युएट करना, अगर कहीं ऐसा पानी इकट्ठा हुआ है तो लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग पिक्चर से इवेल्युएट करना इम्पॉर्टेंट होगा कि डाउन स्ट्रीम के लिए खतरा है नहीं, जिससे उनको अर्ली वार्निंग दी जा सके जी, यानी उस तो और चीज़ों को कंटेन किया जा सके और खतरों को कम किया जा सके जी। और ये तो शॉर्ट टर्म है अभी के लिए, जो अभी की हम बात कर रहे हैं। हाँ। लॉन्ग टर्म ये है कि हमारी एक्टिविटीज़ को हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को इस तरह से करें कि ये जो एडिशनल सेडिमेंट्स और बोल्डर्स वगैरह हैं जी, वो रिलेटिवली कम खतरे वाले या कम हो। और दूसरी चीज़ जो जहाँ हम रिहाइश बसा रहे हैं वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खतरा कम हो, यानी कि फ्लड प्लेन वगैरह पे ना हो। वैसे ये कहना आसान है, हम जैसे मैंने कहा हम सबक नहीं लेते कभी जी।